सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अतब। सर क्या हाल है? सर बहुत मज़े में सैटरडे इंजॉयज ले रहे हैं सर। सब A1 है? सब वन। सर वाह। सर चलते हैं ख़बरों के सिलसिले के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका सबसे बड़ा पहला दौरे तो वो करते रहते हैं, जो ऑफिशियली सबसे बड़ा दौरा जो है वो करने को जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वहाँ जाके को $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो कैच करने जा रहे हैं, और वो पैसे जो है रिकोडिक में इन्वेस्टमेंट होगी और उससे मुल्क के हालात जो है बेहतर होंगे एंड ऑल दैट। सर ये अब मुझे ना इससे डर ये लगता है कि वो जो सऊदी वाले हैं वो ये भी चाहते होंगे कभी आए वैसे ही फिरें फुरें, रिलैक्स करें, मुल्क देखें उनका, उनके साथ मतलब प्रोटोकॉल एंजॉय करें। कहते हो कि जदों भी आते हैं कुछ पैसे मांगना आते हैं। सर ये भी है। दूसरा इसमें एक और चीज़ ये है कि वो जाहिर है उनको भी कुछ हमारे से चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो भी हमसे वो लेंगे। क्या सर सिक्योरिटी वगैरह ये वो इस तरह के मामलात। अब बुनियादी बात ये है कि अभी मेरा ख्याल है कि उनके साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी जा रही हैं। अच्छा, वो जाहिर है मरीम साहिबा तो वो यही कह रही होंगी कि जी वो हम तो उम्रा के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लगता है ना अगेन कि फैमिली बिजनेस टाइप चीज़ लगती है कि बाकी CM तो नहीं जा रहे उम्रा करने, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक शायद थोड़ी सी बात बन जाए, खबरों में आए। बाकी जहाँ तक बात है रेकोडेक की, बड़ी अच्छी बात है सर। हम तो आपको पता है कि कहीं से भी पैसे आ रहे हो तो हम तो उसको वेलकम करते हैं, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, क्या इससे हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुस्बत असरात पैदा होंगे, या हम हमेशा की तरह टाइम बाय कर रहे हैं। मतलब पहले हमारी कोशिश होती थी कि हम एड के ज़रिए टाइम बाय करें, फिर हमारी कोशिश होती थी कि हम लोन्स के ज़रिए टाइम बाय करें, अब हमारी कोशिश है हम इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए टाइम बाय करें। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मतलब लाइक एनी लोन होता ये है कि आपके पास पैसे आए, इवेंचुअली उस पैसे ने वापस जाना है। अच्छा, फ़र्क ये है कि लोन में आपके पास मतलब अगेन आप लोन से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट में बुनियादी बात तो ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा होगा, उसके मौके पैदा होंगे, लेकिन उसमें अगर आपने कुछ अपना ना बनाया उस असना में, तो इवेंचुअली तो उन्होंने अपना प्रॉफिट लेके बाहर जाना है, और वो लेके उन्होंने डॉलर टर्म्स में ही जाना है। तो जब जाना है तो आपके मुल्क में फिर नीचे को जाना है। अब बात यह है कि जो ये हो रहा है इससे लॉन्ग टर्म कोई फर्क पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है नहीं। नंबर एक चीज़ तो ये है कि अभी हम होपफुल हैं, उन्होंने दिए नहीं है पैसे, लेकिन हम होपफुल हैं। अब बुनियादी बात ये है कि आपको पता है रिकोडेक प्लान में हमारा कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, वो जब हुआ था तो वो जुडिशरी की वजह से ही हुआ था। अच्छा, वो जो जुडिशरी की वजह से हुआ था, हमने क्या उसके बाद किसी से कुछ पूछा, कोई एहतसाब किया कि भाई उस दौर में जुडिशरी ने ये क्यों किया था? मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को सजाएं देनी शुरू कर दें, शायद वो भी अपने अच्छे नीयत से ही काम कर रहे थे, लेकिन बुनियादी बात ये है कि हमने किसी को जिम्मेदार ठहराया। क्या हमने मैसेज दिया है कि अब कोई ऐसा नहीं करेगा? वही वाली बात है कि अब रियासत का जितना बड़ा साइज हो चुका है उसको हम छोटा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो रियासत के मुख्तलिफ महकमे इदारे हैं वो अब कई दफ़ा ऐसे लगता है कि वो ओवर पावर कर जाते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अच्छा, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो सरकार है उसका अपना साइज़ कौन सा कम है? बुनियादी आखिरी बात इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट, वो मैं ये करना चाहूँगा कि बजाय इसके कि अगर वो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उस इन्वेस्टमेंट से जिस तरह से हम कह रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने या कुछ, मैं आपको अंदर की बात कोई नहीं बता रहा, मैं आपको आज के अखबार की खबर पढ़ के सुना रहा हूँ कि IMF बेल आउट पैकेज से कबल वजीर आजम ऑफिस के अफसरान के लिए 4 इजाफी तनख्वाहों की मंजूरी हो गई। वाह। सो अगर यही करना है, हमने अपने रियासती जो मुलाजमीन, और बल्कि उनको मुलाजमीन कहना तो गलत बात है, अफसरान को अगर हमने नवाजना ही है, तो फिर वो पैसे चाहे लोन से आए, चाहे एड से आए, चाहे इन्वेस्टमेंट से आए, मेरा नहीं ख्याल हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए कि लॉन्ग टर्म इससे कोई मुस्बत असरात हमारी ज़िंदगियों पे आएंगे। सर बिल्कुल। और देखें ना सर, मसला सारा आ जाके यहाँ आता है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब प्रायोरिटी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जी लोन की सूरत में हो, इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो, या किसी और बोरोइंग की सूरत में हो, ये पैसा आके टच करके यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल करके इसने पैसे ने इवेंचुअली चले जाना है। वो जो हलचल है ना, वहाँ
सारी जो है ना क्रक्स है बात का है कि जी वो आपने किस तरह इसको यूटिलाइज करना है। और उसके ऊपर जैसे आपने ये एग्जांपल दी, ऐसी बेशतर और एग्जांपल्स होंगी जिसके अंदर कि जी जो अवाम के लोग हैं जब ये पढ़ते होंगे उनको गुस्सा चढ़ता होगा यार कि हमारे इतने मसले हैं, हमारे इतनी और चीज़ें। अब पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, गैस की कीमतें आप देख लें, ये सारा कुछ अभी बढ़ना है। तो और इससे सर बड़ी अच्छी, मैं आज ही किसी के साथ बैठा हुआ था, वो ऑटो इंडस्ट्री के बड़े सीनियर है, वो बड़ी अक्कासी करती है हमारे उसके, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि इस मुल्क के अंदर गाड़ी आई है रोल्स रॉयस की। एक रोल्स रॉयस बहुत बड़ी महंगी होती है, ये उन रोल्स रॉयस में भी एक महंगी तरीन गाड़ी है क्योंकि ये है उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो ये मुझे वो बता रहे थे 26 से 28 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है और ऐसी 6 आ गई। और वो अक्कासी इस तरह करते हैं ये चीज़ आपके माशरे की कि एक एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल क्लास जो है ना वो इस चीज़ से नज़र आती है। वैसे तो मैं अग्री करता हूँ कि जी किसी के पास पैसे हैं और वो गाड़ी मंगवा रहा है और वो ड्यूटी दे रहा है, 100 बिस्मिल्लाह, आप गाड़ी मंगवाओ, आप ड्यूटी दे रहे हो। हर गाड़ी में वैसे भी हुकूमत जो है वो एक पैसे लेती है, उस ड्यूटी का आप कर क्या रहे हैं, आप लगा क्या रहे हैं, ये बात है। दूसरा, आप अगर अक्रॉस द बोर्ड देखें तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और एक अमीर से अमीर। ऐसी गाड़ियां पहले नहीं आती थी। पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान में जिस किस्म की महंगी तरीन गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। सो जो बिल्कुल ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करता है कि जी मिडिल क्लास जो है ख़त्म हो रही है, एलीट क्लास जो है वो महंगी से महंगी होती जा रही है और लोअर क्लास गरीब से गरीब होती जा रही है। और सर इकॉनमी का जो पहिया जिसकी हम बात करते हैं वो चलाने मिडिल क्लास ने। आप जहाँ पे भी चले जाएं वो मिडिल क्लास, या आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी ले लें वो चलाते हैं मिडिल क्लास लोग, रिलीजियस मूवमेंट भी ले लें वो चलाते हैं मिडिल क्लास लोग। सो द पॉइंट भी है कि ये जो सारे 1 बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस की बात हो रही है, क्या किसी ने इस चीज़ को ड्राइंग बोर्ड पर जाकर देखा है कि यार इस इशू को एड्रेस करें। इंडिया की सर हम बड़ी मिसाल देते हैं कि बड़ा ये है, बड़ा वो है, बड़ी वाइब्रेंसी उनकी इकॉनमी में। आपके ख्याल में उनके जो अमीर थे वो अब और अमीर नहीं हो गए? यस, लेकिन वो अमीर थे, और जो गरीब थे उनको वो कोशिश कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन से आगे ले जाने की। जो हो रहा है इस वजह से क्योंकि मिडिल क्लास उभर के बाहर आ रही है, हमें नज़र आ रहा है कि उसके अंदर मिडिल क्लास तबका बढ़ा है जो रिटेल सेक्टर को, उनकी फूड डिलीवरी और बाकी फूड सेक्टर को वो बढ़ाते हैं। सो इस चीज़ को हमें भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं एकदम से। जो प्रेशर कुकर जिसे आप कहते हैं प्रेशर कुकर, वो किसी और चीज़ से मेरे ख्याल में ब्लो आउट नहीं करेगा, वो इस चीज़ से करेगा। देखिए अभी आज ना वो सलाउद्दीन साहब जो हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत प्रोमिनेंट लॉयर तो वो हैं ही, लेकिन मेरे ख्याल में शायद सिंध बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो उनकी एक ट्वीट है, वो ट्वीट तो शायद उन्होंने मजाकन की है, लेकिन वो उस पर जो है ना एक बड़ी कॉन्वर्सेशन स्टिर हो गई है ट्विटर के ऊपर। वो उन्होंने कहा है जी कि बेसिकली जो बात जिमखाना के बारे में होती है कि वो बहुत ही प्राइम लैंड है और वो बहुत ही खरबों रुपए की ज़मीन है, पता नहीं अरबों डॉलर की ज़मीन है। इसी तरह उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी बार बार कंट्रोवर्सीज आ रही हैं एचएसएन की, तो एचएसएन भी तो इतने अरबों डॉलर की ज़मीन है, तो ये ज़मीन तो बेच के तो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, कर्जे उतार सकते हो, कारोबार कर सकते हो, ये सारा कुछ। उस पर जाहिर है वो जो बहस हुई है वो ये हुई है कि जी देखें वो हर चीज़ बेचने के लिए नहीं होती या हर चीज़ का मकसद पैसे कमाना नहीं होता। बात ये है कि ये जो इदारे हैं, मतलब जिस तरह एचएसएन है, इसकी एक तारीख है। उसको बुलडोज करके वहां पे अगर प्लाजे बना देते हो तो आप बेसिकली अपनी तारीख को खत्म कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आप तारीख को खत्म ना करें, आप उसको ना बेचें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या वहां पे गरीब का बच्चा चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, क्या वो एडमिशन ले सकता है? अच्छा अगर वो एडमिशन वहां पे नहीं ले सकता तो फिर क्या क्राइटेरिया है उसके एडमिशन लेने का? क्या अमीर होना उसके लिए या प्रोमिनेंट होना जरूरी है? बुनियादी बात यह है कि वो हम तो नहीं मना करते, अगेन जिस तरह गाड़ी बनाने से नहीं मना करते या मंगवाने से, वहां पे इंडिया में ये जो जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं और जितने अमीर लोग हैं, इनके बच्चे जो हैं वो अंबानी के स्कूल में जाते हैं। अंबानी का वहां पे बहुत 5 स्टार किस्म का होटल किस्म का स्कूल है। तो ठीक है प्राइवेट एक स्कूल हो, ऐसे स्कूलों के लिए सरकार क्यों सब्सिडी दे रही है, ये सवाल है। अगेन वही वाली बात कि हमारी सरकार जो अपने पैसे खर्च रही है वो गरीबों की अपकीप के लिए नहीं है, वो अमीरों को ही वापस नवाजने के लिए। और सर अगेन बात वही आ जाती है, जैसे ये ट्रिप भी है, इसके बाद और भी ट्रिप्स होंगे और सब कुछ होगा और पैसे आएंगे। पैसों आने के अगेंस्ट नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन और किस मकसद के लिए उनको यूटिलाइज किया जा रहा है उस पर हम ज़्यादा कंसर्न है। सर बार आगे चलते हैं। बिल्कुल। काजी फैज़ा साहब खबरों में अब तो है, अब तो रहेंगे, और सर इनका बड़ा टफ रहा है, एक ना जो स्टेंट रही है उसमें बड़ी चीज़ें हुई हैं, इलेक्शंस इनकी निगरानी में हुए,
हालांकि इलेक्शन से पहले ज़्यादा इनकी तरफ चीज़ें थी, बल्ले का वापस लेना, दीगर और इलेक्शन मामला जो थे वो इन्होंने टैकल किए। उसके बाद आ गया, हमें लग रहा था ये हल्कों का मसला होगा, वो हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक शायद पहुंचा ही नहीं सही तरह से, वो भी पहुंचेगा तो देखेंगे। फिर ये जो IHC के जजेस वाला मामला है, सब कुछ ये भी। उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसके ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री से मुतल्लिक है वो ये कि एक मीडिया रेगुलेशन के ऊपर काफ़ी एक बहस छिड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस पर काजी फैज़ साहब के रिमार्क्स जो थे वो अक्रॉस द बोर्ड बड़े डिफरेंटली तरह रिसीव हो रहे हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि कोई भी शख्स जो है वो तबसरे कर छोड़े और उसमें कुछ भी कहता रहे तो ये भी ठीक नहीं। जैसे उनके खिलाफ को किसी ने ये कह दिया कि जी आप जब आपने फुल बेंच की मीटिंग की थी इसी जजेस के मामले में तो आपकी जो बेगम है वो आपके साथ थी, हालांकि ये हमें पता है कि उन्होंने भी कह दिया नहीं है ऐसे, और बाकी सब ने भी कह दिए। जर्नलिस्ट कम्युनिटी कह रही है कि उनको जिक्र ही नहीं करना चाहिए था इस चीज़ का, उनको क्यों उन्होंने एक कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर इस चीज़ का हवाला, ज़ाती हवाला क्यों दिया, इसका मतलब वो ज़रा ज़ाती एंगल से इस चीज़ को बोल रहे हैं, गलत एक लिहाज से ठीक भी कह रहे हैं लोग। दूसरा वो कहते हैं कि उन्होंने तोपों का रुख जो है मीडिया की तरफ कर लिया कि जी अब जो है हमारा काम ये रह गया कि हम सबको अंदर करें, या अंदर तो उन्होंने नहीं कहा, मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि उनको केसेस करें उनके ऊपर और कार्रवाई की जाए उनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर। तो वो ज़रा नाराज़ थे इस चीज़ से कि जिस बंदे का जो भी दिल करे वो बोल सकता है। तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ, इसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट की भी नजरें इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि क्या फिर हम सबको जेल में डाल दें, और उन्होंने एक और बात भी की है कि यूट्यूब पे जो जितना झूठ बोलता है उतने ज्यादा पैसे कमाते हैं। हाँ। अच्छा, और फिर डॉलर खोरी का लफ्ज, डॉलर खोर यूट्यूबर्स जी। अच्छा, मेरे इस पे बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं। उसकी वजह ये है कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को इस तरह से आप एक लेबल नहीं लगा सकते। यकीनन उसमें बुरे लोग होंगे, मुझे फिर आप एक भी कम्युनिटी बता दे जिसके अंदर कोई बुरा इंसान नहीं है, वो तो हर एक में होते हैं। लेकिन सब पे एक तो ये कि यही स्टेटमेंट कि जो जितने ज़्यादा, वो मैं आपको नाम गिनवाने शुरू करता हूँ जो बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं यूट्यूब से, वो झूठ नहीं बोलते, तो फिर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि देयर इज एन ऑडियंस जो कि सच भी देखना चाहती है। जब इन पे कमिश्नर इस्लामाबाद ने इल्ज़ाम लगाया था तो उन्होंने यूट्यूब पे जाकर इंटरव्यू दिया था ना, यूट्यूबर्स ही थे वो। बिल्कुल। सो बुनियादी बात ये है कि, और ये हमें बार बार डराते किस बात से हैं, ये जो है कि फिर डाल दें जेल में। अच्छा, बार बार ये क्यों डराते हैं? फिर इस पे कानून साजी करें। भाई कानून साजी आपने क्या करनी है? सारी कानून साजी है तो सही, डेफेमेशन से लेके सिलेंडर से लेके पीका टीका लीका पता नहीं क्या कुछ है। अगर है किसी ने कुछ झूठ बोला तो दे दो सजा। यहाँ पे सहाफियों ने 14 दिन का रिमांड काटा है और उनके आगे चार्जशीट नहीं पेश हुई। भाई करो चार्जशीट, दे दो सजा, डरा किस चीज से रहे हैं? असल में बुनियादी बात यह है कि किसी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि यूट्यूब की जरूरत क्यों पेश आई। यूट्यूब की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि लोगों का ट्रेडिशनल मीडिया पे से एतबार उठना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि इतना ज्यादा तासुर जाना शुरू हो गया कि ट्रेडिशनल मीडिया सेंसर्ड है। क्यों इस पे सुओ मोटो नहीं ले लेते चीफ जस्टिस साहब के जी, ये क्यों सेंसरशिप की जाती है अखबार में या टेलीविजन चैनल्स पे? यहीं पे अगर सेंसरशिप खत्म हो जाए तो लोगों को न्यूज के लिए शायद यूट्यूब पे जाना ही ना पड़े। बुनियादी बात ये, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो यूट्यूबर्स हैं ये सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ये जरे मुबादला लेके आते हैं। अच्छा, फिर वही बात है, इसमें ना बड़े एकदम से लोग हट जाते हैं कि जी झूठ बोल के जरे मुबादला क्या हुआ। बुनियादी बात यह है कि हर शख्स जो है ना, वो ज्यादातर लोग दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका एक टाइम होता है दिन का, उन्होंने मुख्तस किया होता है कंटेंट कंजम्पशन का। ठीक है कि वो सुबह काम पे जाएंगे, दोपहर को खाना खाएंगे, रात को बच्चे को स्कूल से लेके आएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, सोने से पहले उन्होंने कंटेंट कंज्यूम करना है। वो कंटेंट कंजम्पशन अब वो टीवी से नहीं ले रहे क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है, वो यूट्यूब से ले रहे हैं। यूट्यूब पे जब आप जाते हो तो कोई आप पे पाबंदी नहीं होती कि आपने पाकिस्तानी देखना है, वो आप इंडियन भी देख सकते हो, आप हॉलीवुड भी, आप कुछ भी देख सकते हो। अगर वो कोई पाकिस्तानी देख रहे हैं और फिर वही बात है आप यूट्यूब पे अगर पाबंदियां लगा दोगे तो वो फिर किसी और को देखना शुरू हो जाएंगे। यही जो डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में ये आने बंद हो जाएंगे। और ये एट द एंड ऑफ द डे सबको याद रखनी चाहिए, ये जो जितने हमारे अफसरान हैं जिसमें हमारी हायर जुडिशरी भी शामिल है, इनकी तनख्वाहें हम लोगों की टैक्स मनी से जाती हैं। ठीक है, ये जो पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता है, वो जो इधर आता है, इससे उनका वो घर चलता है। सो वो इनको बड़ा केयरफुली बात करनी चाहिए। अगर किसी को सजा देनी है ना, अगर कोई झूठ बोलता है तो बड़ा आसान सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि उसकी वो वीडियो निकालें, उसकी वो वीडियो निकाल के आप जो है वो नोट्स बना लें कि इस मिनट से इस मिनट पर उसने ये बात की थी। अच्छा, ये बात के लिए आप उसको बुलाएं। सबसे पहले तो वो बंदा लेके आए जो अग्रीव्ड पार्टी हो। आप किसी के बिहाफ पे नहीं
फैसला कर सकते कि वो अग्रीव पार्टी है। ठीक है, एक बंदा जो कहे कि ये झूठ था, ये मेरे खिलाफ बोला गया था, मुझे इससे फलान फलान नुकसान हुआ है, वो आ जाएगा। उसके बाद आप उसको बुलाएं, साफी को, उसे कहें तुमने ये बात की थी, तुम इसका सबूत दे दो कि ये बात है। क्योंकि एक दफा अगर आपने सबूत दे दिया फिर वो इल्जाम नहीं है, फिर तो वो हकीकत है। अगर सबूत नहीं दे सकते तो फिर हम तुम्हें सजा देंगे। अच्छा, उसमें जो ये कहते हैं ना कि जी सहाफी ये कह सकता है कि जी मैं अपने सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं करता, उसका भी तरीका होता है। आप इन कैमरा कर सकते हो, आप सिर्फ प्राइवेटली एक जज को बता सकते हो सोर्स, ताकि वो बाहर ना आए। बुनियादी बात फिर वही है कि ये सारा काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें फाइलें बनानी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा पूरा। यहाँ पे कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है। मुझे सिर्फ एक और चीज बताएं कि ये तो 5 साल का फिनोमेना है ना यूट्यूब, 5 साल से पहले तो यूट्यूब नहीं था। सर यहीं पे आपको रोकूंगा, यही 5 साल वाली बात से आएंगे, यहाँ जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। आज ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मीडिया रेगुलेशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुफ्तगू की बात की, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात हो रही थी, अली का एक पॉइंट था। हाँ जी, तो ये तो फिनोमेना जो यूट्यूब का है ये तो 5 साल पुराना है ना। वैसे तो खैर सन 2000 से यूट्यूब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस तरह से सियासी तज्जिए तो तबसरे तो नहीं होते थे उसके ऊपर। अच्छा, तो ये जो जितनी इस वक्त मुल्क में खराबियां हैं वो इन 5 सालों में पैदा हुई हैं। उससे पहले पाकिस्तान में कोई मसला नहीं था। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में डेफेमेशन का कानून है ये तो 70 साल से है, तो इस पे कितनी सजाएं हुई हैं। इस पे सहाफियों ने रोका हुआ था अदालत को जो है नोटिस लेने से, इन पे सजाएं देने से। आपको पता है ये पाकिस्तान की मीडिया के ज्यादातर जो फैसले हैं वो इंग्लैंड में होते हैं। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक चैनल है जो कि आना बंद हो गया इंग्लैंड में, उसकी वजह ये कि वो इतने केसेस आ रहा है। वही बात कि वो सारे केसेस यहां भी हुए थे, लेकिन यहां पे फैसले नहीं आए, फैसले वहां पे आए हैं। अगेन ये हमें डराते बार बार किस चीज से हैं कि जी हम फिर कर दें, फिर हम कर दें। इनको भी ये पता है हर बंदा इस मुल्क में जेर अताब रह चुका है या आने वाले दिनों में आ जाएगा। जब ये खुद जेर अताब होंगे तो टीवी पे और अखबार में शायद इनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा। यही यूट्यूबर्स हैं जो इनके हक में सच भी बोलेंगे और झूठ भी बोलेंगे, और तब इनको पसंद भी आएगा। सर बिल्कुल आप इमोशनल हो गए सर। हाँ सर, मैं अग्री करता हूँ आपसे काफ़ी हद तक। सर डेफेमेशन की हद तक ना हमारे मुल्क में बहुत कम हुए कि केसेस हुए वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा हो को केस। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 जो है वो डील करता है इस तमाम चीज़ों से, बड़ा वाज़ेह। और मतलब को हमारा कोई अनोखा डेफेमेशन ऑर्डिनेंस नहीं है, ये वही है जो बाकी दुनिया में होता है कि कुछ लाइबल लॉज हैं, कुछ लैंडर के लॉज हैं, उनको आपने प्रैक्टिस करना है। एक वकील ने एक बंदे ने किसी वकील के पास जाना है और उसने मेरे बारे में बात की है ना, अच्छा उससे मुझे कोई नफसियाती नुकसान हुआ है, मुझे कोई माली नुकसान हुआ है, मुझे कोई सोसाइटी के अंदर लोग जो मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दी, इस बंदे के बाद ये बात झूठ थी, ये सारा कुछ जो है ये प्रूफ करना है। तो आपकी वाली बात फिर से आ जाती है कि जी प्रूफ करें। एक बंदा जो हरजाना पेश कर रहा है बिलियन का, ये भी बड़ा मज़ेदार है डेफेमेशन का, क्योंकि मेरा ज़रा अखबारात से ताल्लुक़ बड़ी देर रहा है, तो हमें जो हरजाने के जो नोटिस आते थे सर वो बिलियन से कम शुरू ही नहीं होती थी। जी अरब रुपया जो है वो लेंगे, मेरे को अरब रुपया होता तो मुझे बताया मैं क्या क्या करता हरजाने के लिए। सो वो असल में वो उसकी कहने का मकसद है कि उसकी बुनियाद शुरुआत जो होती है ना, जो लिखता है ऑर्डर कह रहा हूँ, जो अपील जो होती है, जो भी उसको कहते हैं केस, वकील आपको लिख के आपको प्रेजेंट करता है कि जी आपके खिलाफ केस हुआ है, जब उसके अंदर बिलियन का लफ्ज़ होता है तो अगला सीरियसली कैसे ले उस चीज़ को। या तो हरजाना भी फिर उस तरह का हो ना कि बंदा कहे यार हाँ यार ये बंदा सीरियस है। दूसरा सर, हर चीज़ के अंदर आप जो तरदीद लफ्ज़ है अखबारों के अंदर और मीडिया के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर, वो भी एक ऑप्शन दी गई है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, वो इसी चीज़ के लिए पीछे पड़े होते हैं कि यार देखो इतना बड़ा अखबार है, इतना बड़ा इदारा है, मेरे खिलाफ गलत बात की, मैंने केस किया, अब दे आर फोर्स टू आइदर अपोलोजाइज या वापस लें अपनी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर कानून साजी वाला मसला तो है ही नहीं। दूसरा सर, मैं सोया को काट रहा हूँ सिर्फ उस पर जो आपने कहा ना बिलियंस वाली बात, मैंने अपना जाती एक केस किया, एक पैसों का मसला था, चैनल के साथ ही था, और उसमें एक तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, उस अमाउंट के अलावा ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कहा कि जी मुझे 5 लाख रुपए सिर्फ दे दें कि मेरी जो जहनी कोफ्त हुई है और मेरे जो चक्कर लगे हैं। जो जज साहब थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट की ये बात, उन्होंने कहा कि यार आप सिर्फ 5 लाख रुपया ऊपर मांग रहे हो, ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है, लेकिन 2020 की ये बात है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ सर डेफेमेशन के अंदर। अच्छा दूसरा डेफेमेशन का आपको इस मुल्क का एक और मजाक बता देता हूँ, वो ये है कि जी दुनिया भर के अंदर ये एक सिविल ऑफेंस बन चुका है, ये है एक सिविल ऑफेंस, यहाँ पे क्रिमिनलाइज्ड है, यहाँ पे ये एक क्रिमिनल ऑफेंस जो है उस कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आपको जरूरत नहीं दूसरी पार्टी आए, जज के सामने आप कहें ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जज उसको फौरन दाखिल करता है और कहता है जी अरेस्ट वारंट जारी करो।
बड़े बड़े इदारे, मैं नाम यहाँ ज़ाहिर नहीं ले सकता, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं और बड़े बड़े जो कुछ आपके इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो इस चीज़ को जब मीडिया उनके पीछे करता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। वो करते ये हैं कि जी इनको हम ना केस करेंगे जाके सकरदुग में या ठट्टे में, और वहाँ पे इनके खिलाफ केस चलाएंगे और इनके रगड़ा लगवाएंगे। पैसा उनको भी पता है कुछ नहीं मिलना, तरदीद भी शायद ना हो, लेकिन रगड़ा लगाएंगे। तो इस पे क्यों नहीं कानून साजी होती? आप मुझे बताएं। इसके ऊपर पहले ऐसा करें, जो कानून बन चुका है ना, जिसको आपने उसको पढ़ के समझ के आपने उस पर फैसले करने हैं, इंसाफ देना है, पहले उस पर आ जाते हैं। ये तो आप जैसे कह रहे हैं यूट्यूब तो बड़ी फेयरली न्यू इंडस्ट्री है, इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, जो है ऑलरेडी इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, और उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं, ज़रा उन पे आ जाएं, पहले उनको पहले कर लें, फिर जी हम सामने आ जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएंगे, हमसे बात करें, हमसे उसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग करें। और वो वाली बात आपकी ठीक है कि बजाय ये कहना कि जी तकरीबन तड़ी की हद तक कि जी हम फिर कुछ करके दिखाएं, तो हमने तो गलत बात नहीं की, हम तो ना झूठ बोलते हैं, ना हमें शौक है झूठ बोलने का, हमें जो चीज़ नज़र आती है उस पर हम तबसरा करेंगे, और तबसरा हर इंसान का हक है। बिल्कुल। और फिर आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगेन जिस तरह ये तो न्यू इंडस्ट्री है, तो अब 5-7 साल 10 साल में कितने को मसाइल पाकिस्तान ने फेस कर लिए होंगे यूट्यूब की वजह से हमें। लेकिन 70 साल की अपनी जुडिशरी की तारीख पता है ना, हर डिक्टेटर का साथ दिया गया है, हर ऐसी चीज़ की गई है जिससे लोगों का एतबार जुडिशरी से उठ जाए। अब जब कोई मसला होता है तो लोग ये बजाय कि ये कहने की कि मैं तुम पे केस कर दूंगा, वो कहते हैं यार बस ठीक है, ऐसे ही हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो क्या कभी मतलब अपनी बरादरी पे भी तो ध्यान दें ना, कि सिर्फ यूट्यूबर्स पे ही ध्यान देना है? सर सॉर्ट ऑफ कह लें हमें कि लो हैंगिंग फ्रूट है, बल्कि सर बड़ा अच्छा एक यूट्यूब शो का नाम है लो हैंगिंग फ्रूट। उसमें सारे यूट्यूबर बैठ के देखते रहेंगे एक दूसरे को, जी हाँ जी बैठे हैं हम, बताओ जी की करना है। सर बहरहाल आगे चलते हैं। सर जिन्ना स्टेडियम जो है वहाँ पे सऊदी अरेबिया वर्सेस पाकिस्तान का एक फुटबॉल मैच जो है, आई थिंक क्वालिफायर्स जो हैं वर्ल्ड कप के, उसका वो जहाँ पे अभी पाकिस्तान जॉर्डन का हुआ। तो सर उसामा ही हमारे शो पे आए हुए थे, वो कह रहे थे ये ऐसा स्टेडियम है जो दिन में करना पड़ता है गर्मी के अंदर, क्योंकि यहाँ फ्लड लाइट्स नहीं है। सर खुशखबरी, मुस्बत खबर कि फ्लड लाइट्स जो हैं उनका बंदोबस्त कर लिया गया है और वो लगा दी जाएंगी, और सऊदी वर्सेस पाकिस्तान का जो फुटबॉल मैच होएगा उसके अंदर वो इन द डार्क होएगा। बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं बल्कि इंकरेज करता हूँ तमाम ऑडियंस को, फुटबॉल जैसी स्पोर्ट को भी हमें अपने मुल्क में आवाम को फ़रोग देना चाहिए और लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए, हमारे बॉयज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि देर आए दुरुस्त आए, ये खाली फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स होती हैं। अभी कबड्डी का जो कॉम्पिटिशन था वो भी यहीं हुआ था, ट्रैक भी है यहाँ पे, ट्रैक भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत पहले से ये होनी चाहिए, मतलब वैसे मेरे ख्याल में शायद हैं भी, लेकिन वो इस काबिल नहीं है, वो फीफा उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। नहीं। बिल्कुल सर। और सर उससे हम आगे चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फुटबॉल के ऊपर फोकस होना चाहिए। सर मुझे आप ये बताएं वैसे कि कितना ज़बरदस्त होगा कि अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, फ़र्ज़ करें फीफा वैसी, मतलब लेट्स से, मुझे बताएं सर कौन नहीं देखेगा? सर अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, जो कि नहीं कर सकता अभी तो फिलहाल इस साल तो, लेकिन अगर कर गया, कभी कर गया, तो इस मुल्क के मैं आपको बता रहा हूं कि 25% मुआशी मसले हल हो जाएंगे। इधर इतना स्पॉन्सर आएगा कि आपकी सोच है। और सर एक आप बड़े प्लेयर और एक बड़ी टीम के दूरी है आपसे, और लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स ख़त्म नहीं होती। हम जैसे अभी बात करेंगे उसके ऊपर आगे जाके, तो पहले सर मैं ज़रा आपको एक और चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ, इसी से जो ताल्लुक़ रखती है चीज़ जो आप और मैं बैठ के उस दिन बात करते। एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरी, तो फार्मूला 1 मोटर स्पोर्ट की क्रीम है, मोटर स्पोर्ट की जो एलीट तरीन, सबसे उनकी जो बेस्ट एग्जांपल है ऑफ पीक परफॉर्मेंस, फिजिकल इंड्योरेंस ड्राइवर की, उस गाड़ी की जो वो उस गाड़ी के साइज़ और उसके इंजन साइज़ से जो परफॉर्मेंस निकालते हैं, प्लस स्किल लेवल उस गाड़ी को एक ट्रैक के राउंड चलाना और फिर जीतना और कंसिस्टेंटली जीतना, इट इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग एंड पैशन एंड आपकी फिटनेस। फार्मूला 1 लास वेगस के अंदर हुई। लास वेगस जो है वो इसलिए मशहूर है दुनिया के अंदर कि वहाँ पे दुनिया के बड़े तरीन कसिनोज जो हैं वहाँ पे हैं, और एक बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी ही एक एंटरटेनिंग जगह है जहाँ पे दुनिया का हर शख्स जो है जाना चाहता है, एक दफ़ा देखना चाहता है वो नज़ारा जो है वहाँ पे। फार्मूला 1 ये मैंने सेटअप इसलिए किया कि फार्मूला 1 भी बहुत एक अमीर चीज़ है और लास वेगस भी एक अमीर शहर है अमेरिका का। वो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के अंदर भी ज़ाहिर है कुछ अमीर शहर है कुछ गरीब शहर है, लास वेगस एक अमीर शहर है नवाडा का। तो सर वहाँ पे जब हुई ना ये जो अमेरिकन ग्रांड प्री है, एक रेस उसकी एक 40 पेजेस की रिपोर्ट
लास वेगस शहर की इंतजामिया ने खुद रिलीज़ की कि यार उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उस एक रेस का, वो ये मैं बताता जाता हूँ। बिल्कुल। टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हुआ है 1.5 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। इससे $500 मिलियन कम जो है अभी मियाँ साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से लेने। विजिटर स्पेंडिंग जो आए हैं रेस देखने के लिए $884 मिलियन हुई है। उसके अलावा $77 मिलियन जो है टैक्स कलेक्ट हुआ है नवाडा लास वेगस का जो शहर है उसका, जो किसी एक इवेंट से टैक्स इकट्ठा अगर हुआ हो कभी वहाँ पे उसमें हाईएस्ट अमाउंट है। उसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे $88 मिलियन लगे हैं, जिसके अंदर उन्होंने दीगर जो वहाँ पे जगह बनाई हैं वगैरह बनाई है ताकि ये हो सके रेस। ये आया कि ये इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट लगे पूरा ट्रैक बनाने की। ये उन्होंने उन सड़कों के ऊपर ही कॉर्डन ऑफ करके एक हद तक की और बाकी चीज़ें बनाई उन्होंने। सो सर वहाँ पे 3.6 टाइम्स ज़्यादा, 3.6 टाइम्स ज़्यादा एक नॉर्मल बंदा जो जाता है वेगस उसने 3.6 टाइम्स ज़्यादा स्पेंडिंग की। 4.1 नाइट्स गुजारी वहाँ पे ये जो लोग बाहर से आए हुए थे, और तकरीबन $4,100 फी बंदा स्पेंड इसका हुआ। $52 मिलियन जो हैं वो तनख्वाहों में गई, जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुई है। 7300 जॉब्स, जिसमें से 2200 जॉब्स रेस की थी, वो बाकी 7300 में से 2200 सिर्फ रेस का अमला और सिक्योरिटी वगैरह और बाकी चीज़ें, बाकी सारी एडिशनल जॉब्स क्रिएट हुई हैं वहाँ पे क्योंकि लोगों ने आना था वहाँ पे। और लास्टली जो उनका एयरपोर्ट है वो इस दिन इस रेस के दौरान, ये मतलब 2-3 दिन पे होती है रेस डे, एक तो क्वालिफायर्स होते हैं फिर प्रैक्टिस होती है, 2200 फ्लाइट्स, अमेरिका का बिजिएस्ट एयरपोर्ट था ये उस दिन। सर ये एक रेस से हुआ है। एग्जैक्टली से यही हम कहते हैं कि दुनिया में आप अगर एग्रीकल्चर ठीक करना चाहते हैं अपने मुल्क का तो उसके लिए बहुत महीने साल चाहिए। आपने पहले रिसर्च करनी है, फिर आपने बंदे ट्रेन करने हैं, फिर आपने दुआ करनी है कि मौसम ठीक हो, उसके बाद फिर जब काश्त के बाद आपने सोचना है कि अब ट्रेड रूट्स कौन से होंगे, किसको ये चीज़ चाहिए, बहुत लंबा। इसी तरह अगर आपने आईटी पे काम करना है तो आईटी के लिए और ज़्यादा साल चाहिए, लोगों को ट्रेन करना है, आपने पहले इन्वेस्टमेंट लेके आनी है कि आप यहाँ पे कुछ बना सकें। इसी तरह आप गिनते चले जाएं, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल काम है। इवेंट्स, एंटरटेनमेंट, ये वो चीज़ है जो सबसे आसानी से हो सकती है। इसको करें, आपके इकोनॉमी का पहिया चल जाएगा। ये रेस ठीक है, F1 तो अभी हम नहीं करा सकते, वैसे तो खैर इंडिया ने भी करवा ली है और अब सऊदी अरब भी करवा रहा है, लेकिन अज़रबैजान में होती है बिल्कुल, लेकिन अभी हाथ छोटे हैं इसके लिए। आप इसको शुरू करें रेगुलर हमारी निजी रेसेस से। यहाँ पे इतने लोग हैं जो नहर पे रेस करते हैं और गिरफ्तार होते हैं या लोगों को मारते हैं या और अपने इलाकों में इस किस्म की चीज करते हैं। आप ट्रैक बनाएं सबसे पहले उनके लिए, उनसे आप पैसे लें, उनके पास पैसे हैं देने के लिए। आवाम से टिकट लें, करीबी अस्पताल में 6 कमरे बुक करवाएं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसके भी पैसे आप ये रेस करने वालों से और जो टिकट लेके आ रहा है उससे चार्ज करें। एक पूरी एक्टिविटी इसको बनाएं। फिर जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रेस का कोई शौक नहीं है, उनको भी आपने मिस नहीं करना। आप उनके लिए रेस डे पे मजीद इवेंट्स रखें। आप आतिफ असलम का पहले कॉन्सर्ट करवाएं, नीलम मुनीर को बुला के वहां पे मीट एंड ग्रीट कराएं। आप एक फेस्टिवल तैयार करें। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बसंत, हमें बड़ी पसंद थी, सारा कुछ था। बसंत का भी एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि हमारे दोस्त रिश्तेदार जो बसंत पे जिन्होंने आना होता था, वो जब किसी काम की वजह से बैरूने मुल्क फंस जाते थे, उन डेट्स में नहीं आ सकते थे, तो फिर हम उनको जब दोबारा पूछते थे ना कि अच्छा आप कब आओगे, तो वो कहते थे कि यार हुन बसंते लंघ गई है, हुन फिर अगले साल बसंते आवांगे। क्योंकि उनको ये होता था कि अब इस साल तो और कोई इवेंट ही नहीं होना। अगर वहां जो हमारे भाई बहन बैरूने मुल्क रहते हैं उनको पता हो कि इस मुल्क में हर महीने में 3 इवेंट हैं, तो आप देखें कि ट्रैफिक इनफ्लो क्या होगा। फिर जब फॉरेनर्स आएंगे तो फॉरेनर्स को भी कुछ ना कुछ अभी होता है। फॉरेनर्स आके हमसे पूछते हैं कि इस शहर में करने के लिए क्या है, हम कहते हैं रेस्टोरेंट जाके खाना खा लो। वो कहते हैं और क्या है, हम कहते हैं रेस्टोरेंट से फोन करके खाना घर मंगवा लो। अगर उनको पता होगा कि यहाँ पे एक्टिविटी फेस्टिवल चल रहा है तो फॉरेनर्स कितने आएंगे। सो सबसे आसान तरीका पैसे कमाने का है कि आप PSL उसकी एक एग्जांपल है। PSL में इन्होंने पैसे कमाए नहीं। PSL में जितना खर्चा हुआ था, जितना खर्चा इन्होंने जो सिर्फ टीवी और इंटरनेट के राइट्स बेचे, उसमें वो सारा खर्चा भी कवर हो गया और उस पर प्रॉफिट भी कमा लिया। और इसके अलावा जितनी PSL की रेवेन्यू स्ट्रीम्स थी वो एडेड थी, वो बोनस था। सर बिल्कुल, PSL एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब यहाँ कुछ सीरीज होती है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अब तो सर देखिए दुनिया में दौर इस किस्म का है कि अब देखें मोटर स्पोर्ट जो है, चले हम सिर्फ अगर इसकी बात कर रहे हैं
वो दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम और यहाँ पे लोगों को शौक है। यहाँ पे एक देखिए सर, मुझे बताएं कौन सी वो जो आपकी संडे को या वैसे जो लोग गाड़ियाँ तैयार करते हैं या अपनी मोटरसाइकिल्स तैयार करते हैं, जो वो रेस करते हैं ना, वो डर के होते हैं उनको कि पुलिस पकड़ लेगी, अंदर हो जाएंगे। आप अगर जगह दे दें और उसके बाद को करें ना रेस बाहर, फिर उसको आप बिल्कुल तुन दें, बिल्कुल करें। लेकिन आप उस झोंके तो हों कहने को यार कि ये हम नहीं आउटलेट दे सकते। एक बंदे लोग हैं, उनकी जवानी है, उन्होंने कहीं अपना एड्रेनलिन जो है वो निकालना है। वो कहते हैं यार हमें रेस करने का शौक है, हमें अपनी बाइक पे करतब भी करने का शौक है। वो सारा करते हैं ट्रैफिक के बीच में। आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, आपके पास जगह इतनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस शहर की सिर्फ बात करूँ, अभी भी यहाँ इतना लैंड है जिसको गवर्नमेंट के पास है, जिससे वो कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे। बजाय वहाँ पे आप वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना दें जिसके अंदर जिम डाल देंगे आप, एक और जो कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, आप उससे बेहतर है वहाँ पे आप एक ट्रैक बनाए। एसफॉल्ट डालना है ना, आप ट्रैक बनाए। यहाँ पे निजी कुछ हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने उनके अंदर रेस ट्रैक्स बनाए हुए हैं, अगर वो कर सकते हैं आपके, वो क्यों इस चीज़ को बर्डन लें जो कि गवर्नमेंट का बर्डन है। और उसके बाद उसको टिकटेड करें, उसके अंदर आप चीज़ें करें, आपके कॉम्पिटिशन्स हों। सर मुझे बात बताएं कि ये जो चोलिस्तान वगैरह में जाके जो रैली होती है, ये क्यों अभी तक हो रही है? क्योंकि जो लोग ये रैली रेस लड़ते हैं वो लोग जो हैं वो भी अमीर तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मतलब बलूचिस्तान और बाकी आपके एरिया के जो हैं वो वहाँ के ट्राइबल लीडर्स भी हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, हेरिटेज है उनकी, उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें टैलेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है बाकी 99% में, जो बेस्ट रैली ड्राइवर है हमारा, जो इंटरनेशनली कम्पीट कर सकता है, उसको ये मौका नहीं कभी मिलेगा ना। तो आप ये करें। और इसी के बहाने, ये तो मैं कह रहा हूँ ये तो शुरुआत है, इसके बहाने जो आप बात कर रहे हैं कि आप और इसकी जो शाखें हैं इसकी इवेंट की, उनसे आप पैसे कमाएं और चीज़ें करें। बिल्कुल, बुनियादी मकसद पैसे कमाना है। और हम चाहते हैं कि रियासत पैसे कमाए। मुझे समझ नहीं आती कि रियासत को क्या प्रॉब्लम है इस बात में। रियासत नहीं चाहती पैसे वो खर्चना चाहती है। रियासत चाहती है कि बस कोई दे दे और उनको करना कुछ ना पड़े। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा सर, बहरहाल आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, एक और खबर हमारे पास है जो कि हमने कहा था स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हवाले से करना चाहते हैं। फुटबॉल का हमने जिक्र किया, स्क्वॉश भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट रही है। स्क्वॉश के जो दो बड़े तरीन नाम हैं वो एक ही ख़ानदान से हम उनको स्क्वॉश में आए, जहांगीर और जानशेर खान। मैं उस दिन देख रहा था सर, किसी ट्रांसमिशन चल रही थी टीवी के ऊपर, उस क्विज टाइप था टॉप, उसमें एक तस्वीर उन्होंने लगाई और वो जानशेर खान था। आगे जो यूथ का नुमाइंदा था उसको पता ही नहीं था वो कौन है, उसको ये नहीं पता था जानशेर खान कौन है। और उस यूथ की गलती नहीं थी, उसके इर्द गिर्द जो बुजुर्गान हैं उनके, उन्होंने कभी बताया ही नहीं उसको। बच्चों को नहीं पता जानशेर खान कौन है, बच्चों को नहीं पता जहांगीर खान कौन है, बच्चों को ये नहीं पता कि इस मुल्क में स्क्वॉश देखी जाती थी। मैं तो खैर वो दिन भी दूर नहीं है जब आप किसी को कहेंगे यार वो वसीम अकरम और शेब अख्तर और वकार यूनुस बड़े ज़बरदस्त होते थे, कहते वो कौन थे, बाबर आजम का बताओ। तो सर हम अपने ना, एक मसला ये कि हम अपने हीरोज़ जो है जिन्होंने एक चीज़ जो है उसके अंदर तरक्की करके मुल्क का नाम रोशन किया है, हमें क्यों अर्जेंसी होती है कि यार इनको ज़रा बुलाओ जल्दी से यार। बिल्कुल बुलाएं, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है, आप सबको बुला दें। अगर आगे एक नई खेप तैयार है जो उनके रिकॉर्ड तोड़ेगी, ताकि हम उनको याद करना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता कि आप जो हैं कि उनको भी बुला देना है, पीछे को है भी नहीं, एक स्पोर्ट की खिदमत नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बहरहाल इसी पॉइंट को हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, सी ऑफ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैं जज्बाती और स्क्वॉश के ऊपर वो इस वजह से मैं खुद भी स्क्वॉश खेली हुई। तो खबर ये थी कि हमारे कुछ टॉप के जो स्क्वॉश प्लेयर्स हैं उसमें से एक ऐसे प्लेयर जिनका नाम है आसिम खान, उन्होंने एक ट्वीट की कि आयरलैंड में उनके कुछ मैचेस हैं, कुछ जिन पर जो हमारे प्लेयर्स ने भी जाना था उनको भी बुलाया गया वहाँ पे। ट्वीट इस किस्म की थी सर कि उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे रिहाइश बहुत महंगी है, तो वहाँ अगर कोई रहता है को हमें थोड़ी देर की रिहाइश दे सकता है तो बड़े शुक्रगुजार होंगे। तो उनकी ये एक अपील थी। और उसके बाद फिर आप मुझे बता रहे थे शायद ट्वीट वो डिलीट होगी, तो मुमकिन है उनको शायद रिहाइश मिल गई हो, लेकिन उन्होंने प्लीड किया किसी से कि मुझे जगह दे दे, मैंने खेलना है। जी, ये बिल्कुल पहली दफ़ा नहीं किया। इससे पहले अमेरिका में जब गए थे तो तब भी इसी तरह लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पे उनका करके दिया। हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड ने या स्क्वॉश बोर्ड ने तो उसके लिए कुछ नहीं किया। तो जहाँ तक बात है कि फ़ैमिली की, मुझे नहीं पता कि जहांगीर और जानशेर एक फ़ैमिली के हैं या नहीं है, लेकिन वैसे तो इस मुल्क के 70% जो मशहूर स्क्वॉश प्लेयर्स हैं वो एक ही फ़ैमिली के, एक ही कबीले से हैं, या एक किस्म की चीज़ है। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि मसला ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्क्वॉश का प्लेयर्स आने बंद हो गए, वो प्लेयर्स तो शायद आते रहे। हमारे जहांगीर और जानशेर तो खैर डोमिनेट किया उन्होंने वर्ल्ड को। प्रॉब्लम ये थी कि वो शायद जो हमारे नए प्लेयर्स आए वो थे भी बहुत अच्छे,
लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई, और वो दुनिया बहुत ज़्यादा आगे इसलिए निकल गई क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक हो गए। उन्होंने हर अप्रोच उनकी जो है, उनकी एक्सरसाइजेज, उनकी डाइट, उनकी सब कुछ, मतलब जो एक स्क्वॉश प्लेयर को किस तरह लेके चलना है, उन्होंने उसको एक साइंस बना दिया बाकायदा तौर पे। और दिस गोज फॉर हॉकी, दिस गोज फॉर एवरी अदर स्पोर्ट। और पाकिस्तान अभी तक क्रिकेट में मुनासिब है, और उसकी वजह यह है कि पूरा मुल्क एक स्पोर्ट खेलता है। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में जवाल हुआ है, क्रिकेट में भी शुरू है जवाल, और अब ये जवाल पजीर ही रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हम अभी तक साइंटिफिक अप्रोच के साथ क्रिकेट में नहीं जा रहे। हम अभी तक उनको जनरल किस्म की एक्सरसाइजेज करा रहे हैं कि बंदा उठा के इधर ले जाओ और फलाने को लास्ट होके इधर ले आओ। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती। सो ये हो गई बात। तीसरी चीज़ ये है कि चले, क्योंकि हमारे बोर्ड्स ने कुछ उस तरह से किया नहीं, हमारे यहाँ पे उस तरह से व्यूअरशिप नहीं आई। अब इनके लिए कहा जाता है कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हम अगर उन्हें बाहर जाना है खेलने तो हम कैसे स्पॉन्सर करें। चलिए जी ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात कि आपके पास वो नहीं है। अच्छा, अब अगर इनके लिए क्राउड सोर्सिंग भी की जाए ना, क्राउड फंडिंग भी की जाए, तब भी आप या मैं, हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर हम कल को पैसे जमा करके इनको दे दें कि अच्छा यार तुम्हारा आयरलैंड में टूर है और तुम 6 दिन के लिए जा रहे हो, तो तुम ऐसा करो कि ये तुम्हारा रहने का खर्चा है, ये तुम्हारा खाने पीने का है, शायद थोड़ा सा ऊपर स्टाइपेंड भी हम दे दें मिसाल के तौर पे, तो तुम ऐसा करो कि यार बोलो जनाब की ना टी शर्ट पहन लेना। इस पे आप देखना फौरी तौर पे स्क्वाश बोर्ड बीच में आ जाएगा कि नहीं, ये इसकी तो परमिशन नहीं है। तो अगर इस तरह से करना है तो फिर कौन होगा। दूसरी एक और चीज़ मुझे ये बताएं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर से कभी आपने सुना है कि जी हमें ईमेल आई थी स्क्वाश बोर्ड की, उन्होंने कहा था कि हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं तो स्पॉन्सर कर दें। मतलब ये बोर्ड में बैठ के कौन अप्रोच कर रहा है। मतलब यहाँ तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं हमारे सामने होनी चाहिए कि जी हमने इतने लोगों को, इतनी एंटिटीज़ को, बिजनेस एंटिटीज़ को अप्रोच किया था, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ाया। हमने इतने पैसे मांगे थे, उन्होंने ना कर दी। हमारा जी गोल्ड पैकेज था, वो कहते थे ये बहुत महंगे, आप सिल्वर पैकेज लेके। खूब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना चीज़ें। एंड में आप बस ये कहते हो कि स्कॉच खत्म होगी, तो ये तो नहीं मानने वाली बात। हाँ सर, अगर कोई नहीं हाथ पकड़ा रहा कॉर्पोरेट सेक्टर तो, और पंजाब स्क्वाश का नुमाइंदा फर्ज कर इसी शो पे आ जाता है और वो कहते हैं यार कि हम तो बहुत ट्राई मारते हैं, और वाकई में प्रूव कर पाते हैं कि हम बहुत ट्राई मारते हैं, फिर भी कोई, फिर हम उन पर तनकीद करेंगे कि जी फिर आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो है ना कि यार मुल्क की खातिर भी कुछ करें, तो ये करें मुल्क की खातिर। फिर आप उठा लें जी, साल के 2 प्लेयर एक बैंक ने उठाए या एक इंडस्ट्री ने उठाए, इनका खर्चा हमारे ऊपर है, ये खेलेंगे जाएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारी, मैं कहता हूँ हर जगह उस बैंक का नाम हो जाए, माथे पे भी बैंड पहन लें कि जी हम उस बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नौकरी पे रख लें, उसको तनख्वाह दें। क्रिकेट तो ऐसी खेली ना सबने, बिल्कुल PIA की तरफ से और इदारों की तरफ से, तो ये भी ऐसे होना चाहिए। सर अजीब सी बात है सर। यहाँ पे आधे से ज्यादा जो बैंक्स हैं वो मल्टी नेशनल है, तो उनको तो बिल्कुल इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर एक बंदा जिसको उन्होंने ब्रांड किया हुआ है वो उनको अगर आयरलैंड में रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनको ब्रांडिंग के पैसे भी यहाँ पे क्रिकेटर को पैसे जब देने पड़ते हैं तो लग पता जाता है इतने ज्यादा देने पड़ते हैं। स्क्वॉश प्लेयर को तो थोड़े से देने पड़ेंगे और वो बड़ा हंसी खुशी मान जाएगा। हाँ। तो ये मेरा तो जाती तौर पर ख्याल यही है कि उनको अप्रोच ही नहीं किया जाता। हाँ, अप्रोच नहीं किया जाता। दूसरा आप देख लें, अगर स्क्वॉश की हद तक बात कर ही रहे हैं तो हॉकी भी हमारी स्पोर्ट है, हम वर्ल्ड कप विनर्स हैं, ओलंपिक विनर्स हैं। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम, ये नहीं देखी तो छोड़ें, खेली कब है आपने लास्ट टाइम हॉकी? जी मैंने, कैसे मैं खेल सकता हूँ। देखें, हॉकी का तो एक और जो बुनियादी मसला हो गया ना, वो ये हो गया है कि हॉकी के लिए, मतलब क्रिकेट शायद गली में खेली जा सकती है, स्क्वॉश भी एक शायद छोटे, मतलब स्क्वॉश के लिए भी AC भी चाहिए और प्रॉपर वो भी चाहिए। सर हॉकी के लिए तो बाकायदा ना सिर्फ ग्राउंड चाहिए बल्कि ऑस्ट्रोटर्फ भी चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर आप घास पे बच्चों को खिला भी दोगे तो ठीक है, एज ए फन एक्टिविटी उनको खेलनी चाहिए, लेकिन आप उसके बाद रिजल्ट्स की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ग्रास और ऑस्ट्रोटर्फ बिल्कुल दुनिया ही अलग है, दुनिया अलग हो गई, और हॉकी इसके अंदर अगेन। और बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो हॉकी, लाहौर उन कम शहरों में से है जहाँ पे हॉकी स्टेडियम है, इसकी ऑस्ट्रोटर्फ भी इस काबिल नहीं है कि उस पर इंटरनेशनल मैच हो सके। सर इंटरनेशनल मैच तो छोड़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक वो भी इतनी बड़ी स्पोर्ट है हमारी, मतलब, और हमारी नेशनल स्पोर्ट शायद हॉकी है, क्रिकेट नहीं है जी, जो हम खेलते नहीं, या हम इंटरनेशनली नहीं कम्पीट करते, तो फिर नेशनल स्पोर्ट तो चेंज करते हैं। मतलब मुझे तो हैरान हूँ सर, वैसे किसी सियासतदान ने ये करारदाद जो है ये क्यों नहीं सेनेट से लेके नीचे फ्लोर तक लेकर आया कि जी ये चेंज कर दे भाई, क्रिकेट बना दे हमारी नेशनल स्पोर्ट, पीछे छोड़े सर उसका। बस वो इनको मेरे ख्याल में ये है कि अगर हम उसको नेशनल स्पोर्ट रखेंगे, लोग निसाब में पढ़ेंगे, बच्चों को शुरू में ही पता होगा, तो शायद इंटरेस्ट बन जाए, शायद किसी दिन वो शुरू हो जाए। असल मसला ये है कि बच्चे जो है ना वो ये देखते हैं कि किस चीज़ में कितना पैसा है। सो अगर इसमें पैसा नहीं आएगा, और वही बात है स्टेट इंटरवेंशन के
बगैर पैसा नहीं आएगा। बारह सर ये सारे हमारे मसले हैं। डेफिनेटली आज हमने काफ़ी सारी बातें की, फूड फॉर थॉट फॉर एवरीबॉडी। नाज़रीन या हमें इजाज़त दीजिएगा, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।